अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जुर्म की अंधेरी भयानक खौफनाक दुनिया से कुछ नई इबरत अंगेज कहानियां ले जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरार रियाज। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बेरूप बदलता है, नई चालें चलता है, नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया की बात करें तो जदीद दुनिया के साथ साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक होशरुबाहत तक इजाफा हुआ है। जालसाजी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, लूटमार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले देखने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स हैं और साइट्स हैं जिन पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई की वजह से बासर अफराद सादालू शहरियों को ज्यादा से ज्यादा दौलत जल्द कमाने का झांसा देकर उनसे गलत काम करवाने लगे। आवाम को उम्रे का वीजा, नौकरी का कहकर दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। वहाँ पर जाकर उन लोगों से भीख मंगवाई जाती है। बैरूने मुल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा पाकिस्तान से जाने वाले लोग दूसरे ममालिक में भीख मांगते हैं। वहाँ पर भीख से कमाई का हिस्सा पाकिस्तान में बैठे ट्रैवल एजेंट्स वसूल करते हैं। मुल्क में बेरोजगार और महंगाई की वजह से ये लोग मजबूर होकर बैरूने ममालिक में जाकर भीख मांगते हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद कानून हरकत में आया और ऐसे सरगर्म इदारों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं शेरोज खान की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 3-4 सालों में दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ, मगर इन ममालिक ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मंसूबाबंदी की है। पाकिस्तान में हुक्मरान तबका और अपोजिशन को आवाम की परेशानियों और दुखों से कोई गर्ज नहीं। वो सब इक़्तिदार हासिल करने या फिर इक़्तिदार पर मुसल्लत रहने की कोशिशों में मसरूफ हैं। हमारे हुक्मरानों को तो ये मालूम ही नहीं कि गरीब कैसे चंद हजार रुपए में गुजारा करता है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई से तंग आकर आवाम ने बैरूनी ममालिक में अपना रोजगार तलाश करना शुरू कर दिया। इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे गिरोह भी पाए जाते हैं जो दूसरे ममालिक में जाकर भीख मांगते हैं और फिर हासिल किया गया पैसा ट्रैवल एजेंट को भेज देते हैं। ऐसे गिरोह ट्रैवल एजेंट के साथ मिलकर उम्रे का वीजा या फिर विजिट वीजे पर जाते हैं और वहां जाकर चौक चौराहों पर भीख मांगते हैं। तस्बीह और मिसवाक बेचने का बहाना करते हैं। बैरूनी ममालिक भीख मांगने वाले भिखारियों को इंटरनेशनल भिखारी कहा जाता है। इन भिखारियों को मुल्की ट्रैवल एजेंट और बासर अफराद की पुष्टपनाही हासिल होती है। ट्रैवल एजेंट्स ने ऐसे एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके जरिए वो लाखों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। इस तरह के नेटवर्क्स मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में सेनेट की कायमा कमेटी के एक इजलास के दौरान सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इंकशाफ किया कि दुनिया भर में भीख मांगने वाले लोगों की वजह से जिनकी डिपोर्टेशंस होती हैं, डिपोर्ट होते हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, बहुत ही एम्बैरेसिंग फिगर्स थे। इसके लिए DGFI मोहसिन हसन भट्ट साहब ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी कि ऐसे लोगों को जाने से, बाहर जाने से रोका जाए जो पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद FIA ने नौसरबाजों के गिरद शिकंजा तंग कर लिया और ऐसी वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। FIA हुक्काम मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में कैसे लाई, आइए जानते हैं। मुल्तान में FIA ने इंटरनेशनल भिखारियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। एजेंट समेत भीख के गर्ज से जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान मुल्तान समेत जनूबी पंजाब से भी भीख मांगने की गर्ज से जाने वाले मुसाफिर और ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले मुसाफिरों में खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर FIA मुल्तान का कहना है कि मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्त तरीन चेकिंग की जाती है। चेकिंग और इंक्वायरी के बाद मुसाफिर भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम का कहना है कि ये भिखारी एजेंट के साथ मिलकर उम्रे का वीजा लगवाते हैं। इन भिखारियों को ब्रीफ किया जाता है कि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा ज़कात मिलती है, जिससे तुम बहुत ज्यादा अमीर तरीन हो जाओगे। इस सोच पर ये भिखारी सऊदी अरब जाते हैं और कुछ ही अरसे में 2-2 साल की कमाई इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसे अफराद को बाहर जाने से रोका जा रहा है जो मुल्क के पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। खासतौर पर मुल्तान एयरपोर्ट पे हमने प्रोफाइलिंग करनी शुरू कर दी कि मतलब जो बंदे बाहर जा रहे हैं, आया उनके पास कोई ऐसे
वहाँ पे जाके सस्टेन करने के, रहने के लिए होटल बुकिंग है, पैसे इतने हैं वाफिर के वहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। तो इसी सिलसिले में 29 सितंबर को पहली कार्रवाई हमने की, जिसमें हमने 16 जो थे पैसेंजर उनको रोका, जिनमें से ख़वातीन भी शामिल थी। उनको हमने रोक के जब इंक्वायर किया, अलग-अलग सबसे इंटरव्यू किए, इंक्वायर किया, तो पता चला कि ये वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। और इनको ये झांसा दिया गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़कात व खैरात मिलती है और बड़ी आसानी से बड़े अच्छे पैसे साल की कमाई करके हम विदिन 30 और 40 डेज़ आपको वापस आ जाएंगे। तो इसी सिलसिले में उनसे पैसे भी लिए गए। तो हमने उस केस में ट्रैफिकिंग इन पर्सन का पर्चा दिया, जितने भी एजेंट्स थे और जो मुल्ज़मान ये जो ट्रैवल कर रहे थे, भिखारी जो थे, इनके ख़िलाफ़ हम जो कार्रवाई करते हैं वो बेसिकली ये होती है कि इनके पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, अगले 5 साल के लिए ये ट्रैवल नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी कार्रवाई मुल्तान एयरपोर्ट पर हुई, वो 1 अक्टूबर को हुई। उसमें हमने 8 पैसेंजर जो थे, 8 भिखारी जो थे, उनको रोका। उनके पास भी यही ज़ादे रहा, कुछ भी नहीं था, ना होटल में कोई बुकिंग थी। उनको भी उतार के उनके एजेंट्स के ख़िलाफ़ हमने FIR दी और हमने मुल्ज़मान को भी अरेस्ट किया है और वो अभी तक बिहाइंड दी बार्स है। ख्वाजा हमादुर रहमान ने बताया कि ऐसे मर्द और ख़वातीन जो भिखारी बनकर सऊदी अरब जा रहे थे, उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाते हैं और 5 साल के लिए ये अफराद पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अफराद कहीं भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। उनके बकौल जहाँ तक बात है ट्रैवल एजेंट्स या सहूलतकारों की, तो उन मुल्ज़मान के खिलाफ कानून के मुताबिक 7 साल से लेकर 14 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा उन्हें 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ख्वाजा हमाद ने बताया कि ऐसे अफराद के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 के तहत सजा दी जाती है। अब जो मोस्ट रीसेंट कार्रवाई हुई है 26 और 27 अक्टूबर की रात को, ये एक पैसेंजर जा रहा था सऊदी अरब उम्रा करने ही। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया पाकिस्तानी था। इसकी होटल बुकिंग भी फेक थी और इसकी जो रिटर्न टिकट थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो भी फेक थी। तो इसने जाली टिकट पे, तरीक़ेकार वही है, वहाँ पे जाके भिखारी की तरह मसवाकें बेचेगा, ये वो जैसे करते हैं, वहाँ पे जाके पैसे इकट्ठे करेगा। और इसका एजेंट जो था उसने इससे तकरीबन 2,10,000 रुपये भी लिए थे इसको इस उम्रा वीज़ा पे भेजने के लिए। तो हमने ना सिर्फ पैसेंजर को अरेस्ट किया बल्कि रात रहीम यार खान से इसके एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम का कहना है इस मामले कार्रवाई के दौरान मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भीख की गर्ज से जाने वाले 25 से 30 मुसाफिरों को गिरफ्तार किया गया और उनको भेजने वाले एजेंट के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद शहबाज नामी मुसाफिर उम्रा वीजा पर सफर कर रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम जाली होटल बुकिंग, जाली रिटर्न टिकट्स के साथ सऊदी अरब जा रहा था। गिरफ्तार मुसाफिर के पास पाकिस्तानी 150 रुपए मौजूद थे। गिरफ्तार मुसाफिर भीख मांगने की गर्ज से सऊदी अरब जा रहा था। गिरफ्तार मुसाफिर की निशानदेही पर एजेंट अली रहमानी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार एजेंट रहमानी ट्रैवल एंड टूरिज्म रहीम यार खान का मालिक था। उसको रहीम यार खान से गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम ने मुसाफिरों समेत एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान के पासपोर्ट को ब्लैक कर दिया जाता है ताकि वो आने वाले 5 सालों में दोबारा मुल्क से बाहर न जा सके। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देख सकेंगे शहर-ए-कायद में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद और ज्यादती के वाक़यात। तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। क्या लिखूं, कितना लिखूं, कब तक लिखना है, कलम अब लर्ज उठे। जिस स्याही को खून की तरह बहना था, आंसुओं की तरह सूख चुकी है। मासूम बच्चियों की चीखों पुकार सुन सुनकर कानों के पर्दे फट गए। मुल्क अजीज में खवातीन पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे ने हमारे माशरे पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। रोजाना मुल्क के किसी न किसी हिस्से से ऐसी दिलखराश खबरें सुनने में आती हैं कि खातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। इस हवाले से पेश आने वाले वाक़यात ने दुनिया भर में मुल्क अजीज के इमेज को बुरी तरह मुतासिर किया है। नाजरीन, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क या मुआशरे में इस तरह की दरिंदगी का कोई वाक़या रोनुमा होना नहीं चाहिए। बढ़ते हुए ज्यादती के वाक़यात न सिर्फ लम्हा फिक्रियां हैं बल्कि हुकूमत और मुआशरे को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल को दरिंदा सिर्फ हैवानों से कैसे बचाया जाए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बाद जिनसी दरिंदों का राज बरकरार। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
कराची में 3 माह के दौरान खवातीन को हरासा करने के 7 वाकयात रिपोर्ट हुए। 3 जुलाई गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरने वाली खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम ताहाल आजाद है। 22 जुलाई औरंगी टाउन में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम बिलाखिर पुलिस की अनथक मेहनत से कानून की गिरफ्त में आ गया। 28 जुलाई को सीबीयू के साहिल पर खातून को हिरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसपे कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिम को कानून के शिकंजे में लाने के लिए मसरूफ हो गए। ऐसा ही एक और वाकया 1 अगस्त फेडरल बी एरिया में पेश आया, जहाँ खातून को हिरासा करने वाले मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। 16 अगस्त इत्तेहाद टाउन में राह चलती खातून को हिरासा करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 22 सितंबर नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार वबाज शख्स से राह चलती खातून को हिरासा किया। 28 सितंबर को यूनिवर्सिटी तालिबात को राशिद मिन्हास रोड पर हिरासा करने का वाकया रिपोर्ट हुआ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रवां साल खवातीन को हिरासा करने के 8 से ज्यादा वाकयात पेश आए। इन वाकयात में पुलिस ताहाल बेशतर मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुलविस मुलजिमान के चेहरे सीसीटीवी में वाज़ेह होने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जा सकी। मुल्क का कानूनी निज़ाम भी इन वाकयात में इजाफे की एक और वजह है, जिस पे मुकदमात के फैसले होने में कई महीने लग जाते हैं। इनमें मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। ऐसे मुआशरे जहां जिनसी मामलात पर बात करना मायूब समझा जाता है, शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात कायम करने की मुमानियत होती है, वहां जिनसी जराइम के खिलाफ शिकायत कम दर्ज कराई जाती हैं, जबकि शहर में जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली खातीन की तादाद के वाकयात जो रजिस्टर्ड होते हैं उससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि कई वाकयात तो रजिस्टर्ड ही नहीं करवाए जाते। इन वाकयात में से सिर्फ 0.5% मुतासिरीन अस्पतालों तक आते हैं। उनका भाई नहीं है, बाप नहीं, उन्होंने तो अपने काम खुद ही करने हैं, लेकिन यह है कि लोग किसी हाल में भी जीने नहीं देते। यहाँ मोस्टली ये देखा जाता है कि शायद वो खातून उस ऑफिस में काम नहीं करती जहाँ सारे के सारे मर्द हैं। वो कहेगी अच्छा अगर के साथ कोई और भी खातून होंगी तो वो क्यों, क्योंकि एक माइंडसेट एक ऐसा क्रिएट हो गया हुआ है कि हम उसको सेफ्टी शायद प्रोवाइड नहीं कर सक रहे। तो वो शायद हम मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किसी को उसकी वो हम प्रोवाइड करें वो सेफ्टी। ना दूसरों को मौका दें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेडीज़ के अपने बहुत हाथ में है। मुझे लगता है लेडीज़ की इस्लाह की ज़रूरत है। जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो हमारे कंट्रीज़ में लॉज बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका ड्रॉबैक ये है कि मिसयूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ख़वातीन पर्सनल लेवल पे अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनकी पहले फ्रेंडशिप थी, फिर उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो मिसयूज़ हो रहा है, वो ख़वातीन उल्टा हरास कर रही हैं मेल्स को। लेकिन बहुत सारी जगहों पे इसकी पॉजिटिवनेस भी है और ये केस कानून होना चाहिए। जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली खवातीन की अक्सरियत वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखती है और वो बदनामी और दीगर मामलात की वजह से खामोशी इख्तियार कर लेती है। पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद की सबसे बड़ी मिसाल 4 जनवरी 2018 को कसूर में पेश आई, जब इमरान अली नामी वहशी दरिंदे मासूम ज़ैनब को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पूरी दुनिया में एक खौफनाक मर्ज है। बहुत से तजर्बात में ये इंकशाफ हुआ कि दुनिया की 70% खवातीन को अपने करीबी साथियों के हाथों पुरतशद्दुद सलूक का सामना करना पड़ा। अब चाहे वो जिस्मानी हो या जिनसी, दुनिया भर में रोजाना 137 खवातीन अपने करीबी साथी या कुंबे के फर्द के हाथों हलाक हो जाती हैं। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद हर जगह मौजूद है और दुनिया में हर तीसरी औरत इसका निशाना बन रही है। जिनसी तशद्दुद सलूक की हर शक्ल संगीन जुर्म है। जिनसी बदसलूकी का वाकया किसी के साथ भी और किसी वक्त भी एक अजनबी, जान पहचान वाले, दोस्त, फर्द, खानदान या पार्टनर, साबका पार्टनर के हाथों सरजद हो सकता है। पाकिस्तान में हरासा किए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ का कानून मौजूद है। शिकायत के इंदराज के लिए खातून सूबाई मोहतसिब का इदारा और मोबाइल ऐप भी हाजिर है। ताहम बहुत से लोग हरासा किए जाने के वाक़यात रिपोर्ट करने के तरीक़ेकार से या तो नावाकिफ हैं या इसके इस्तेमाल में दुश्वारी महसूस करते हैं। ऐसे अफराद में तालिबे इल्म भी शामिल हैं। हैरेसमेंट की कमेटी जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर आप हर टॉपिक पे अवेयरनेस देते हैं तो इसके बारे में देना चाहिए। थोड़ा ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ना ये कोई छोटी बात है, तो बननी चाहिए। अगर बनी है तो उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। कमेटी सबसे पहले गर्ल्स को बुलाती हैं कि आप अपनी फैमिली को बुलाएं, आप इस तरह बॉयज के साथ क्यों बात करती हैं। लड़की की इज्जत पहले ही उछल रही होती है और उछल जाती है। अगर इस तरह का कोई केस होता है तो गर्ल्स यूनिवर्सिटी को छोड़ देती हैं, वो लेफ्ट कर देती हैं कि पेरेंट्स तक बात जाएगी, पेरेंट्स कहेंगे पढ़ने भेजा है तो आप लोग ये क्या करते फिर वहाँ पे, तो ये डर जाती हैं लड़कियां, खासकर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। तालिबे इल्मों, असातिज़ा और दीगर स्टाफ को हरासा किए जाने की शिकायत के लिए नफ्सियात, कानून और समाजियात से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा पर मबनी एक कमेटी 2012 से कायम है।
جو حکومت اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی وضع کردہ پالیسی کے تحت کام کر رہی ہے، لیکن اس کمیٹی کو موصول ہونے والی زیادہ تر شکایات ہراساں کیے جانے کی تعریف پر پورا نہیں اترتی۔ کمپلیننٹ ہے وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس کو تو کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ مجھے پینسل نہیں دی گئی، فلاں کو دے دی گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آنی چاہیے آ جاتی ہیں۔ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے ایک وکیل کے ساتھ، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیگل آپشنز یہ ہیں، یہ ہراسمنٹ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو جس نے آپ کے ساتھ جو ہراسر ہے، ہراساں کرنے والا، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یا ہم ایک لیگل کورس لیں گے، ہم اس کو کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں گے، یا تھرو لائرز یا کلیکٹیولی انسٹیٹیوشن کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ پرابلم ہے۔ اگر کوآپریٹ کریں تو ویری ویل اینڈ گڈ، اگر وہ نہ کوآپریٹ کریں تو ان کو انسیف کیمپس بنا دیں گے۔ 2010 میں پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ وومن ایکٹ لایا گیا، اب اس کو امینڈ کر 10 سال بعد اس کو امینڈ کیا گیا 2022 میں۔ بیسکلی ود دا پیسیج آف ٹائم یہ امینڈڈ ہوتا رہا ہے، لیکن اب جو اس کا ورژن ہے وہ لیٹسٹ ہے اور اس کے اوپر اچھا خاصا کام کیا گیا۔ ناظرین، ہر ادارے میں ایک انکوائری کمیٹی ہوتی ہے جو اس طرح کے فنکشن کو اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو وہ روکنے کے لیے یا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب وہ منیمم 3 افراد پر مشتمل ہوتی ہے جن میں سے ایک خاتون ہونا لازمی ہوتا ہے، اور وہ انکوائری پہلے ان کو 3 دن کے اندر وہ بیٹھتی ہے، پھر 7 دن کے اندر جو ڈیفینس ہوتا ہے اس کو بتاتی ہے کہ آپ اپنا ورژن دو، اپنا جو ڈیفینس ہے وہ اپنا سامنے لاؤ، پھر ود ان 30 days جو ہے وہ اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ کمیٹی کی اچھی خاصی پاور ہوتی ہے، وہ اس کو سمن کرتی ہے پہلے، پھر اس کو بلاتی ہے، اس طرح وہ سارا کام کرنے کے بعد جو بھی اس کو مناسب لگتا ہے وہ اس کا فیصلہ سناتی ہے۔ اگر آپ اس کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں، ایگری نہیں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو آپ اپیلٹ جو کورٹ ہے جس کو ہم اومبڈسمین یا اردو میں محسب کا ادارہ کہتے ہیں، آپ وہاں پر اس کے خلاف اپیل کریں، پھر وہ اس کو سنے گا اور اس کے بعد اس پہ کام کرے گا۔ ناظرین، آخر کب تک خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے پے در پہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور ہم ایک کے بعد دوسرے واقعے کو خبر کی طرح پڑھ کر سن کر بھول جائیں گے کہ ایسے وحشتناک واقعات ہمارے کسی پیارے کے ساتھ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ ایوانوں میں بیٹھے افراد کو تو طاقت کے نشے کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ جب تک پوری قوم متحد ہو کر ایسے مظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی، تب تک کئی معصوم جانیں ان وحشی درندوں کا شکار بنتی رہیں گی۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم متحد ہو کر ایسے مظالم کے خلاف اکٹھی ہو جائے تاکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کی جان و مال کو اپنی اولین ترجیح سمجھیں۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے شہر لاہور میں بڑھتا ہوا منشیات کا رجحان کتنے گھروں کو اجاڑ چکا، نہ جانے کتنے مزید باقی ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ABN، کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔ باغوں اور زندہ دلانے لاہور کہنے والا شہر اب منشیات فروشوں، منشیات کے عادی افراد کا شہر دکھائی دیتا ہے۔ گلی محلوں، پارکس، فٹ پاتھ، میٹرو ٹرین اور میٹرو بس سمیت دیگر جگہوں پر منشیات کے عادی افراد سرعام منشیات کا استعمال کرتے، انجیکشن لگاتے، مدہوشی کے عالم میں پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا ہی حال لاہور کے علاقے اچرا کا ہے، جو کہ اچرا بازار سمیت دیگر کاروباری مراکز کی وجہ سے اندرون اور بیرون ممالک تک انتہائی مشہور جانا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ ماہ سے تھانہ اچرا کے علاقے شمع چوک، شمع روڈ، پیر غازی روڈ، بالخصوص چودھری کالونی میں منشیات کے عادی افراد اور منشیات فروشوں کی اس قدر بھرمار ہو چکی ہے۔ اس وقت لاہور کا حال اتنا برا ہے کہ مقامی رہائشیوں کا جینا اور دکانداروں کا کاروبار کرنا محال ہو کر رہ گیا۔ اس آبادی کے اطراف کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کی ایک جانب کیمپ جیل، ریسکیو 1122 لاہور کا ہیڈ آفس، ND اسلامیہ ہائی اسکول، ماڈل مڈل ہائی اسکول، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سمیت درجنوں پرائیویٹ اسکولز، کالجز اور اکیڈمیز واقع ہیں، جن کے طلباء و طالبات روزانہ کی بنیاد پر ان زندہ لاشوں کو منشیات کا استعمال کرتے دیکھتے ہیں، بلکہ مبینہ طور پر ان تعلیمی اداروں کے سنگم میں موجود اس آبادی سے بآسانی کہیں بھی منشیات پہنچائی جا سکتی ہے۔ چودھری کالونی کی منشیات فروشی کی شہرت کے بارے میں سن کر ABN نیوز کی ٹیم جرم کہانی نے چودھری کالونی کا جائزہ لینے جانے کا فیصلہ کیا۔ چودھری کالونی میں پہنچنے پر ABN ٹیم کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس آبادی میں واقعی منشیات کی بھرمار تھی اور یہاں کے رہائشی بااثر منشیات فروشوں کے ہاتھوں اس قدر پریشان تھے کہ انہوں نے اپنے اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھما رکھے تھے، جس کے متعلق پوچھنے پر معلوم ہوا کہ متعدد بار پولیس کو بتانے کے باوجود جب ان لوگوں کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈنڈے اٹھا لیے ہیں، کیونکہ منشیات
मंशियात के आदी अफराद अपना नशा पूरा करने के लिए बच्चों, बड़ों और खवातीन को तेज धार आले की मदद से लूट लेते हैं। ऐसे ही एक वाक़े में एक मंशियात के आदी शख्स ने मासूम बच्चे के हाथ पर तेज धार आले से वार किया, जिससे उसके हाथ की रगें कट गईं और उसे 8 टाके लगे। जबकि दूसरी जानिब मंशियात के आदी वो अफराद जिनकी डंडा बरदार शहरियों से धुलाई हुई, वो भी एबीएन न्यूज की टीम को देखकर फट पड़े। इसके अलावा एबीएन न्यूज की जुर्म कहानी टीम को मालूम हुआ कि मनशियात के आदी इन बदबख्तों ने कब्रिस्तानों को भी नहीं बख्शा। न सिर्फ कब्रिस्तानों में मनशियात का इस्तेमाल करके शहरियों के प्यारों की कब्रों की बेहुरमती करते नजर आते हैं, बल्कि इन कब्रों पर लगे लोहे के कतबे भी उतार लेते हैं, जिन्हें कबाड़ियों को फरोख्त करने के ये अपना नशा पूरा कर लेते हैं। जिस पर टीम जुर्म कहानी ने थाना इशरा के इलाके में वाक़े शेरशाह कब्रिस्तान जाने का फैसला किया, जहां फातिहा खानी के रिहायश शहरी ने टीम जुर्म कहानी से बात करते हुए बताया, कब्रिस्तानों में न सिर्फ ये नशा करते हैं बल्कि कब्रों पर लगे लोहे की तख्तियां भी उतार कर ले जाते हैं। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि कब्रिस्तान से मुल्का आबादी अहाता मूलचंद के रिहायशी अदील भट्ट नामी शहरी के घर की दूसरी मंजिल पर नस्ब एसी का आउटडोर चोरी करके फरार हो गए। जबकि शहरी का कहना है कि इन मंशियात के आदी अफराद ने चंद रोज कबल उसके बच्चों को छत पर पड़ी साइकिल भी चोरी की थी। कभी शहरियों से तेजधार आले की मदद से छीना झपटी, तो कभी शहरियों की कीमती अशिया चोरी करने वाले एक 9 उम्र मंशियात के आदी लड़के को शहरियों ने चोरी करते पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले लड़के से जब एबीएन न्यूज की टीम ने मंशियात फरोख्त करने और उनसे चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों बारे दरियाफ्त किया, तो उनसे हैरानकुन इंकिशाफात सामने आए। मनशियात की भरमार और इस पर पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका इदारों व हुकूमती ऐवानों की मुसलसल खामोशी की वजह से लाहौर के बासी रोजाना की बुनियाद पर लुकमा अजल बन रहे हैं और 20 से 25 अफराद की मुख्तलिफ शहरों, फुटपाथ, वीरान प्लॉट से लाशें मिलना मामूल बन चुका। जबकि दूसरी जानिब शहरियों का अपनी मददात के तहत इन मुनशियात फरोशों पर तशद्दुद, मुनशियात फरोशों के शहरियों पर तेज धार आले से हमले, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तसादुम की सूरत हाल इख्तियार करते दिखाई देने लगे, जिस पर बर वक्त कोई इक़दाम ना किए तो ये बाहमी तस्वीर मजीद बढ़ने का खतरा है। तू ए दस कि तू नशा किहड़ा करना है? मैं वाइट दा नशा करना। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਹੀ ਵੇਚਦੀ, ਪੁਲਿਸ। ਆਵਾਮ ਕਿਤੇ ਵੇਚਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਬੱਟ ਕੀ ਨਾ ਬੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, 골ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ। ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? ਬੱਟ ਕਿਹੜਾ? ਬੱਟ ਲੰਗੜਾ। ਉਹ ਕੌਣ? ਬੱਟ ਲੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਘਾਟੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ 골ਡਨ ਵੇਚਦਾ। 골ਡਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? 골ਡਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 골ਡਨ ਕੋਲ? ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਟੋਟਲ 5 ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ? 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਜਣੇ ਆ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ 2 पता वो दस। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। बड़ा मसला है, कब्रिस्तान में मनशियात के लोग आदि आते हैं और ये देखें जी, ये कब्रिस्तान पे ये तख्ते वगैरह लगे होते हैं, खुतबे वगैरह, इसके भी ये उतार लेते हैं लोहे वगैरह, तो वो फेंक देते हैं। किसी की निशानी कोई नहीं रहती, ठीक है। सिक्योरिटी का बड़ा खदशात है इधर, और लोग अभी भी वो देखें वो सामने उधर और इधर ये लोग बैठे हुए नशे कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी का पुलिस की तरफ से इंतज़ामात नहीं है। तो ये पैगाम है एक कि यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसे लोग ना इधर आएँ। इधर फैमिलीज़ आती हैं, हरासमेंट भी होती है, ठीक है, और बल्कि लोगों को उनसे चीज़ें वगैरह भी छीन लेते हैं, किसी से मोबाइल छीन लेते हैं और पैसे वगैरह छीन लेते हैं बहाने से। अगर उनको कुछ कहो तो कहते हैं जी हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। मेडिसिन कंपनी थी मुर्दा मेडिसिन खरसाओ और 10 पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के खरसाओ, कराची, लाहौर, पिंडई, नौरम शहरों की जू और पाकिस्तान के अलावा बाहर मुल्कों के हम चाइना शुआ, अमेरिका शुआ, इराक, ईरान वगैरह वगैरह मुल्कों ने ली। ये कैप्सूल इन सब के अंदर यही पाउडर भरते हैं और ये सिरप भी सब में एक ही होता है, कलर थोड़े डिफरेंट कर देते हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਹੀ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਤਾ ਮੂਲਚੰਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰੂ। ਬਾਹਰ 2 ਬੰਦੇ ਵੇਚ। ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਵਾਈਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲੈਣ ਵੜਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣ ਬਣਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਜਾ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ। 2-3 ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬਿੱਲਾ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡ? ਪਿੱਛੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਲਵੈਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਾ ਇੱਕ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬਸ ਇਹੀ ਗਏ ਨੇ 2-3। ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ? ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ? ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਊਟਡੋਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਊਟਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਸੀ ਲੱਥਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਸੀ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟ ਜੂਟ ਚੋਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਜੱਟ ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਹੋਏਗੇ ਚੋਰੀ ਨੇ ਬਸ। ਨਾਮ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ? ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀਗਾ। ਇਹ 2-3 ਹੈਗੇ ਚੋਰ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਊਡਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੇ? तकरीबन आधे तो 5% ही लाग गए ने। नहीं, अपने किसी लोगों को जो है ना वो हम इस्तेमाल करने देते हैं। इसकी वजह ये है कि अच्छी दवाई नहीं है, तो बस यही मसला है। और आज भी जबकि माशरा बहुत तरक्की कर गया है, वालिदैन औलाद को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। तालीम से लेकर शादी ब्याह तक वालिदैन अपनी मर्जी और ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं और इसको अपना हक समझते हैं। अगर बेटा बेटी डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे, लेकिन वालिदैन का जोर होता है कि उन्हें डॉक्टर ही बनना है, गोया डॉक्टरी की डिग्री उनके बच्चे को नहीं खुद उन्हें मिलेगी। सिर्फ मुआशरे में अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपने बच्चों की ख्वाहिशात का कत्लेआम करते हैं और जो बात ना माने वो नाफरमान दुनिया आखिरत में सजा का मुस्तहिक। खास तौर पर शादी ब्याह के मामलात में लड़के के लिए दुल्हन और लड़की के लिए दुल्हा मुंतखब करना उनके वालिदैन होने का सबसे बड़ा हक है, जिसके बगैर मनसब वालिदैन अधूरा रह जाता है। लड़कों को तो फिर भी अपनी पसंद के इजहार का मौका मिल ही जाता है, मगर बेचारी लड़कियां इस मामले में बहुत बदनसीब है। सरगोदा के थाने सैटेलाइट टाउन के इलाके में भी गैरत के नाम पर कत्ल की ऐसी ही वारदात पेश आई, जिसमें एक लड़की को उसके भाई ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मोहम्मद एहसान, जो कि मोहम्मदी कॉलोनी सरगोदा का रिहायशी था, सना परवीन को बहुत पसंद करता था और उसके सना बीबी के साथ देरीना ताल्लुकात कायम थे। दोनों में बहुत मोहब्बत थी और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते के लिए रजामंद न थे। सना के घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के के साथ कर दी। शादी के बाद भी सना अपने शौहर को इस तरह से मोहब्बत न कर सकी जैसे वो मोहम्मद एहसान से करती थी। नए रिश्ते के बाद जब दोनों मियां बीवी की आपस में न बनी तो सना बीबी अपने शौहर से नाराज होकर मेके आ गई। मोहम्मद एहसान उससे मिलने की ख्वाहिश करता रहा, लेकिन सना उसको इनकार करती रही कि घर में आकर मिलना मुनासिब नहीं। फिर आखिर एहसान सना की बात को नजरअंदाज करते हुए उसके घर रिश्ता लेने के लिए आ गया। एहसान के साथ उसका भाई भी मौजूद था। एहसान का भाई दरवाजे पर खड़ा रहा जबकि एहसान अंदर चला गया। जब सना के भाई अली को खबर मिली तो वो भी काम छोड़कर घर आ गया और जब उसने एहसान को घर में पाया तो वो तैश में आ गया और उसने एहसान को मजा चखाने का इरादा कर लिया। सना के भाई के साथ दो अफराद मौजूद थे जिन्होंने एहसान और उसके भाई को काबू कर लिया था। जबानी तल्ख कलामी के बाद सना के भाई अली ने पिस्टल निकालकर एहसान पर तान लिया और उसे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दी। इसी दौरान अली ने एहसान पर फायर खोल दिया जो उसके सर पर दाएं तरफ लगा और वो उसी वक्त जमीन पर जा गिरा, जबकि मुलजिम आदिल ने छुरी के वार करके सना को शदीद जख्मी कर दिया और वो भी जमीन पर गिर पड़ी। 24 की दरमियानी रात सुबह के टाइम 15 की कॉल मौसूल हुई। 50 चक में एक मर्डर हो गया है। आप फौरी पहुंचे। मैं और मेरी टीम फौरी तौर पर तकरीबन 10 मिनट के अंदर जाए वकूआ पर पहुंचे। देखा तो एक मर्डर नहीं बल्कि 2 मर्डर हो चुके थे, डबल मर्डर। तो पता नहीं की गई कि ये कौन बंदे हैं, कत्ल कौन है, मरने वाला कौन है। तो मरने वाले के शनाख्त
इस दौरान अली एहसान को ललकारता रहा कि वो अपनी हमशीरा का रिश्ता उसे दे तो वो भी अपनी बहन का रिश्ता एहसान के साथ कर देगा। एहसान जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। आदिल परवेज और कजन कासिम ने बहन को मिलने आए आश्ता समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वहाँ से ये पता जो कि ये एहसान नामी का इस घर में कैसे आना हुआ और कैसे ये कत्ल हुआ, तो उधर से ये मालूम हुआ कि ये आज से 4 माह पहले एक इस घर के साथ 4 नंबर पे जो घर है वो उसका तलकदार है, उनकी शादी पे आया। उस शादी के दौरान एक सना परवीन लड़की के साथ उसकी नाजायज़ तल्लुकात कायम हो गए। उस नाजायज़ तल्लुकात की बिना पर ये लड़की के कहने पे या बजाते खुद फ़ोन पे रब्ता करके उस रात को उनके घर दाखिल हुआ। जो ही घर में दाखिल हुआ तो लड़की एक कमरे में सोई हुई थी और उसका भाई दूसरे कमरे में सोया हुआ था। उसको पता चला कि कोई नामालूम शख्स हमारे घर में दाखिल हुआ है हमारी इजाज़त के बगैर। उसने इसको अपनी जब बहन के पास देखा तो उसने इसको फायर मारा, कि उसके सर में लगा, इसकी मौत वाक़ होगी। फिर उसने अपनी बहन को पकड़कर गर्दन पे खंजर मारकर उसको भी मार दिया। गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाले शख्स ने ऐसा क्यों किया, ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा, मगर ऐसे ज्यादातर वाकयात में जो वजूहात बयान की जाती हैं वो झूठ साबित होती हैं। मोहम्मद एहसान के भाई की मुद्दत में पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना कैंट पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े के बारे में बताया कि मकतूला सना परवीन की शादी 49 टेल अब्दुल्ला कॉलोनी के रिहायशी अकरम नामी शख्स से हुई थी, जो नाराज होकर मेके आई हुई थी। जब इन दोनों को मार दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा 15 पे बदरिया फ़ोन इतला मिली, हम पहुँचे। फिर हमने उस मुलज़म की तलाश की तो मुलज़म जो उसका साथ वाले कार में उसका चचा का भाई था वो भी उसके कत्ल करने में साथ था। वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने लगे तो हमने उनको पकड़ लिया। अभी तीसरा मुलज़म औरंगज़ेब नामी जो कि इस फरार है, अभी उसकी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सोच रहा है इस्तेमाल करते हुए पकड़ने की कोशिश जारी है। शेखुपुरे की जानब किसी इलाके में रुपोश है, इंशाअल्लाह उसको भी जल्द पकड़कर इनसे वो वेपन, छुरी और जो जाए वकूआ पे और भी कोई शहादत है वो इकट्ठी करके इन मुकदमा के मुतालिक तमाम ठोस सबूत इकट्ठे करके इनको चालान किया जाएगा और करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाएगी। वो 1-1:30 बजे को लाया था लड़का, वो कमरे में दुआ टपा कमरे में चला गया था। आप ही मेरे सो रही थे, मैं भी सो रहा था, इज्जत में हाथ डालने लगा था। वो मैं भाग के बाहर चला गया, मोड़ में इसको लड़के को उठाया है, ये उठ के आया। फिर मैं दरवाज़ा खोले जाकर मैं बाहर भाज गया, बाहर भजा। फिर उन्होंने हाथ पिस्टल दुआ तो चढ़ने लग गया, इनके हाथ पिस्टल दिख गया, चाह के उसको फायर कर दिया। रिश्ता तो मांगा था, आप हमने इनकार कर दिया मेरे अबू थे मेरे। वैसे ही उसके 2-3 शादियाँ आगे भी हुई थी। हाँ जी, 1-2 बच्चे थे, तलाक दे दी बेगम को भी उस बच्चे को भी। हमने इज्जत पीछे किया था। उसके मामू को बुलाया था, 1 बजे रुकवा था, मोड़ 2-3 बजे बुलाया था उसको। वो जड़ी लड़की मारी है ना मेरी बेटी से, वो लड़का आया घर अंदर कमरे च गया, इन्हें देखा वे फिर मेरे इन्हें मैंने उठाया कि अंदर लड़का आया, अंदर कुंडी देख के उसी कुंडी खोली, भाई के बाहर निकलिया, द्वार ते चढ़न लग गया, उनके कोल पिस्टल सी, थल्ले डिग गया, मैं चौक के उन्हें फायर कर दिता। मैं मारे फायर जी एक मारे सी पिस्टल किन कोल सी उनके कोल सी किते कोल लड़के कोल वो तो कोल सी जी पिस्टल ना लेके आया सी जी जी क्यों ये सान नहीं पता क्यों लेके आया इन्ना बस जेडी गल है। तू पिस्टल कर चला ले जी जेड़ा तू चौक के मारता तेरे खौफ नहीं आया नहीं तेरे दर्द नहीं आया मिलन आया सी बाकी सिस्टम जी जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਸਾਨ ਵਾਲਦ ਸਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਥ ਇਹਦੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਮਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀ ਬਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਲੜਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਇਕੀਨ, ਉਹਦੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮਸੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇਵਣੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੰਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 40-50 ਬੰਦਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਾਟਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸਦ ਪਾਰਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਐਵਾਨ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਤਲਕਾ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਥਾਣਾ ਸੈਟਲਰ ਟਾਊਨ ਸਰਗੋਦਾ, DPO RPO ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮੁਆਮਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ गिरफ्तार करके जो मोबाइल है एहसान दा और 20,000 रुपया बरामद करके इन्होंने हवाले किया जाए। माजी में गैरत के नाम पर होने वाली लातादाद लाशों को देखते हुए समाजी इदारों ने हुकूमत पर जोर दिया कि गैरत के नाम पर खातन के कत्ल को रोकने के लिए कानून साजी की जाए, जिसके बाद 2016 में पार्लियामेंट में कत्ल और ज्यादती के मुतालिक बिल मुत्तफिका तौर पर कबूल किए गए, जिसके बाद गैरत के नाम पर कत्ल को नाकाबिले मौफी जुर्म करार दिया। इस बिल के तहत मुजरिम करार दिए जाने वाले शख्स को उम्र कैद से कम सजा नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद दौलत और जायदाद की लालच में मुख्तलिफ अफराद खातन पर गैरत का इल्जाम लगाकर उन्हें कत्ल कर देते हैं। शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि गिरफ्तारी के बाद उन पर जो मुकदमा कायम होगा वो लाख कोशिशों के बावजूद उससे जान नहीं छुड़वा पाएंगे और उन्हें कत्ल का मुजरिम करार दे दिया जाएगा। यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि गैरत के नाम पर खातन के कत्ल की वारदातों के बारे में आप रोजाना पढ़ते हैं, सुनते रहते होंगे। इनमें अक्सर वारदातें झूठ पर मबनी होती हैं, मगर बाज़ औक़ात ऐसी भी होती हैं जो हालात और वाक़यात को देखते हुए सच्ची लगती हैं। सूरत हाल कुछ भी हो, गैरत के नाम पर कत्ल और कत्ल करने वाले बेरहम अफराद से हमदर्दी नहीं की जा सकती। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई, सबक आमूज, इबरत अंगेज, सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।